नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी गांव-गांव तक जा सकेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। पीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। हरियाणा सरकार ने राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जारी की मुआवजे की राशि। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा 34,511 किसानों को मुआवजा स्वरूप दिए गए 97,93,26,000 रुपए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण अर्जुन मुंडा ने कहा रांची स्थित भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान व्यापक रणनीति के साथ कर रहा है कार्य। मुंडा की किसान समुदाय से पीएम फसल बीमा और पीएम किसान समृद्धि जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठाने की अपील। और दक्षिण तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर सोमवार तक भारी वर्षा की आशंका। मौसम विभाग ने कहा अगले 5 दिन के दौरान सुबह के समय पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर छाया रह सकता है घना कोहरा। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी गांव-गांव तक जा सकेगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। चुनावों की वजह से इन राज्यों में इस यात्रा को शुरू नहीं किया जा सका था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी युवा और नारी शक्ति को सशक्त बना रही है और जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। आज पीएम स्वनिधि योजना से इन साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिल रहा है। देश में 50 लाख से अधिक ऐसे साथियों की बैंकों से मदद मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी जिक्र किया और कहा कि इससे अब तक 17,000 करोड़ रुपए लोगों को प्रदान किए जा चुके हैं। हमारी सरकार इन दोनों योजनाओं के माध्यम से लोगों को अब तक जिनके परिवार में कोई संकट आ गया ऐसे परिवारों में 17,000 करोड़ रुपए, आप सोचिए 17,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि इन परिवारों को मिल चुकी है। संकट की घड़ी में इन परिवारों में जब स्वजन खो दिया हो और इतने रुपये आ जाएं तो कैसे दिन निकल जाए इसका आप अंदाज कर सकते हो कि 200-400 करोड़ की भी वो योजना शुरू करता है ना। कुछ रोजनाथ राजनीतिक दल बोलते रहते हैं, हेडलाइंस बनवाने में जुटे जाते हैं, खबरें बनवा देते हैं। 17,000 करोड़ रुपया गरीब के घर पहुंच चुका है। देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री से संवाद में अपने अनुभवों को साझा किया। एसएचजी खोल दिया है और 3,000 महिला से हम 3 एसएचजी को हम बैंक लिंकेज कर दिया है और उन लोगों ने लोन पाया है और उन लोन पाने के बाद उन लोग अपने आप से निर्भरशील हो गए हैं सर। उसको बाद हम डे एनुअलम से सामाजिक कर्मकर्ता से हम एक
रिसर्च पर्सन से काम किया है। उसको बाद वो ला देखकर हमको असम गौरव से 2023 मार्च से हमको सम्मानित किया है सर। हम बहुत प्राउड ऑफ यू सर, जो आप रहते हैं सर। हम ऐसे और हमारा जैसे और औरत आगे बढ़कर आई है, हमारा परिवार जैसे चला है वो भी गरीब महिला आकर ऐसे चले सर। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर के लिए पैसे मिला है। मेरा पहले घर कच्चा था जिससे बहुत सारी दिक्कतें आती थी सर। आपकी वजह से मेरे को 1,85,000 मिला, जिससे मैंने पक्का मकान बनाया। उसमें 1 कमरा, 1 किचन, 1 बाथरूम है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए जो ज़मीन, जिसके नाम ज़मीन होती है सर, उसके खाते में 2-2 हज़ार रुपये वो भी पड़ता है सर। मेरा कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर, और मैं ये व्यवसाय जब भी चालू किया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं फुटपाथ पे खाना लगाती थी। तो आपका जब भी 2016 में मुद्रा का योजना आया सर, उसमें से मुझे कैनरा बैंक ने 90,000 का लोन दिया, 90,000 का। तो वही पैसों से मैंने सर मेरा बर्तन खरीदे और मेरा व्यवसाय को आगे बढ़ाया। मेरा बड़ा बेटा बाहर गाँव में पढ़ रहा है, फ्रांस में, तो उसके पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए था सर। ये आपकी योजना ही, और मैंने मेरा व्यवसाय आगे बढ़ाया और मुझे मुद्रा एजुकेशन लोन भी मिला। एजुकेशन लोन के साथ में भी मुझे स्वनिधि का भी लोन मिला सर। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे व्यापक जनसंपर्क पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे देश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पिछले महीने की 15 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड के खूंटी से शुरू हुई इस यात्रा ने 1 महीने का पड़ाव पूरा कर लिया है। अभी तक इस यात्रा में 2.5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी देखी गई है, जो अपने आप में सफलता के नए आयाम को दर्शाती है। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने और केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के मकसद से इस यात्रा का शुभारंभ किया था। इस यात्रा का एक हिस्सा मेरी कहानी मेरी जुबानी भी है, जिसमें लोग अपने अनुभवों और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करते हुए अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं। निश्चल, मुकेश शुक्ला, विकास और विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। बीते 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान की शुरुआत की थी। मोदी सरकार की गारंटी की प्रतीक विकसित भारत संपर्क यात्रा का 1 माह पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय संस्कृति व विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से। विकसित भारत यात्रा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। विकसित भारत यात्रा एक सांस्कृतिक विकसित भारत की समृद्ध यात्रा का प्रतीक है। आप क्या कहेंगे? 1 महीना पूरा हो गया। देखिए, 1 महीना पूरा हुआ और जहां भी हम जा पाए वहां पर जो हमारा फीडबैक है वो यही है कि अति उत्साह का माहौल है। सब लोग जिन को लाभ मिला है वो बहुत प्रसन्न है, और जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है उनको भी उम्मीद है कि लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री जी की गाड़ी आई है तो हमको लाभ मिलेगा। और ये गारंटी किसी और की नहीं, प्रधानमंत्री जी की गारंटी। और दिल्ली में 600 स्थानों से यात्रा गुजरेगी और तकरीबन 11 जिलों में इसका अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय पर्व की तरह लोगों के जहन में है कि जहां कहीं भी हम लोग जा रहे हैं वहां पर सबका उत्साह जो है वो बहुत अधिक है। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और सब लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्साह भी है और प्रधानमंत्री जी पर भरोसा और विश्वास भी है। डोर स्टेप डिलीवरी, हर व्यक्ति के घर तक योजनाओं को लेकर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी पहुंच रहे हैं। नए भारत की यह तस्वीर भविष्य के 2047 के प्रधानमंत्री के नए सपनों के भारत को किस तरह रेखांकित करती है? प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं वो वही सपने हैं जो हमारे पूर्वजों के सपने थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस दृढ़ निश्चय के साथ ये संकल्प लिया है और खुद को संकल्पित किया और पूरे देश को संकल्पित करने का काम किया। विविधता में एकता के रंगों से सराबोर विकसित भारत की यात्रा देश की एकता और अखंडता को जोड़ने का माध्यम बन रही है। ऐसे में एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये नारा हमको दिया, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, लेकिन जब हम इन योजनाओं को जमीन पर उतरते हुए देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत एक और अखंडित तभी रहेगा जब भारत एक हो।
जाति में, समाज में बांटने का काम बहुत लोगों ने किया, लेकिन भारत और भारतीय सिर्फ भारत के लिए जीना सीखेंगे और उसी प्रकार से अपने चरित्र निर्माण का हम अगली पीढ़ियों में काम करेंगे तो भारत एक भी होगा और श्रेष्ठ भी होगा। तो केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिनका मानना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा न केवल देश भर में पहुंच रही है बल्कि आम जन को केंद्र प्रेरित योजनाओं का सीधा सीधा घर बैठे लाभ भी मिल रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अश्वनी के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्र सरकार देश में श्री अन्न को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में अक्षय पात्र फाउंडेशन सरकार के साथ सहभागिता कर मिड डे मील में बच्चों को श्री अन्न से तैयार भोजन देने का काम कर रहा है। रोजाना देश भर में तकरीबन 22 लाख बच्चों को ये खाना दिया जा रहा है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत दास से बात की। भारत आसियान श्री अन्न महोत्सव का दिल्ली में आयोजन हुआ है। इस आयोजन के क्या मायने हैं और भविष्य में मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह बढ़ावा दिया जाएगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अक्षय पात्र फाउंडेशन से जुड़े भरत दास। सर, अगर बात करें ये इंटरनेशनल लेवल पे कार्यक्रम हो रहा है मिलेट्स का, ये कितना जरूरी था? ये तो बहुत अत्यावश्यक था, क्योंकि क्या है, देखिए मिलेट तो श्री अन्न जो है वो हमारा एक रेसिपी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें हम पोषण होगा और हमारा देश का सुदृढ़ हो पाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूएन का, उसको सपोर्ट करेगा। तो हम इस अभियान में जुड़े हैं सरकार की तरफ से, और हम अक्षय पात्र की तरफ से हम मध्याह्न भोजन जो है हम खिलाते हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना में हम भाग ले रहे हैं। इसमें अक्षय पात्र द्वारा मिड डे मील और कहाँ पे कितना बच्चों को भोजन दिया जाता है, कितने राज्यों में काम चल रहा है? हमारा जो काम है 15-16 राज्य में चल रहा है, 2 केंद्र शासित प्रदेश में चल रहा है। लगभग 70 लोकेशन पे हम हर दिन 22 लाख बच्चों को 20 से 22 लाख बच्चों को खाना खिला रहे हैं हम। और हमने शुरू किया था संस्था 2000 में शुरू किया था, अभी 23 ईयर्स हो गया हमारा संस्था का। हम एक प्राउड पार्टनर है गवर्नमेंट की तरफ से के साथ इस कुपोषण और भूख को मिटाने में सेवा करने में। अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा जो मिड डे मील में भोजन दिया जाता है उसमें मिलेट्स के कौन कौन से उत्पाद बच्चों तक पहुँच रहे हैं? अभी हमने अभी मिलेट का जो श्री अन्न का जो है प्रोग्राम है हमने जस्ट अभी शुरू किया है। इसमें हमने क्या किया है कि साउथ में हमने रागी पायसम ने किया है। मैसूर में हमने बच्चों के लिए हफ्ते में एक बार रागी पायसम जो स्वीट होता है और उसमें रागी यूज़ करके हमने किया है। दूसरा हमने एक और किया है, एक वो मिलेट इडली भी हमने किया है, इडली किया है। और उसके अलावा चिक्कीज़ जो है मिलेट इसमें बन रहा है, और बाजरा खिचड़ी बनाते हैं हम सुनो यूपी में, और तेलंगाना उस जगह पे हम कर रहे हैं चिक्कीज़ दे रहे हैं हम, और दूसरी जगह पे न्यूट्रिशन बार्स दे रहे हैं। तो एक और हमने किया है कि मिलेट नमकीन हमने इनोवेशन किया है, जहाँ पर हम बच्चों के लिए वो नमकीन खाने के साथ देते हैं। तो ऐसे हमने एडिशनल आइटम जो होगा उसने हमने किया है। और हफ्ते में एक बार जो है हम दिल्ली में रागी हलवा भी खिलाते हैं। तो ऐसे हमने मिलेट को अडॉप्ट कर दिया है हमने। हम लगभग हर हफ्ते हम 4 लाख मील्स में हम ये दे रहे हैं। हमारा आशा है कि लगभग हफ्ते में 20-22 लाख मील्स हम इसी मिलेट के थ्रू हम पूरा बच्चों को खिलाए। हमारा वो प्लान है अभी आगे बढ़ते हुए। तो ये थे अक्षय पात्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत दास, जिनका मानना है कि मिड डे मील के जरिए मिलेट्स का भोजन देश भर में बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। इससे न केवल बच्चे स्वस्थ और सेहतमंद बन रहे हैं बल्कि मिलेट्स को बढ़ावा देने से किसानों की आर्थिक तरक्की के विकल्प भी खुल रहे हैं। मेरे कैमरामैन प्रमोद और राणा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केरल में अलग अलग स्थानों पर सोमवार तक भारी बरसात होने की आशंका है। मौसम विभाग ने लक्षद्वीप में भी तेज बरसात का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान सुबह के समय में पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर चल रही है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तमिलनाडु के थूथुकुडी, रामनाथपुरम, पदुकोट्टई और शिवगंगा जिलों में बारिश हो रही है। वहीं कुंतला झरने में पानी के बहाव में तेजी देखी गई। बारिश से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य में भारी बारिश होने की संभावना जताई है।
जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालांकि बर्फबारी के असर का प्रभाव लोगों पर काफी मिले जुले अंदाज में होता मालूम हो रहा है। जहां एक तरफ बर्फ की वजह से रास्ते जाम हो चुके हैं और बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, वहीं लोग घरों से बाहर निकलकर बर्फ गिरने का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा राशि जारी कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जुलाई महीने में हुई भारी बारिश व बाढ़ के कारण लगभग 12 जिलों में हुए फसली संपत्ति, पशुधन व वाणिज्यिक संपत्तियों सहित हुए भारी नुकसान के लिए नागरिकों को मुआवजा दिया गया है। इसी कड़ी में सरकार ने 34,511 किसानों को मुआवजा स्वरूप 97,93,26,000 रुपए की राशि दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान देश में कृषि विकास की गति को तेज करने के लिए एकीकृत तरीके से सूक्ष्म जीव जैव प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करने की व्यापक रणनीति के साथ कार्य कर रहा है। अर्जुन मुंडा ने रांची के गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के दौरे में ये बात कही। मुंडा ने किसान समुदाय से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम फसल बीमा और पीएम किसान समृद्धि जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठाएं। और आइए अब जानते हैं कि देशभर की मंडियों में क्या रहा भाव। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी 15 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,505 रुपए। 16 दिसंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 6,430 रुपए रह गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में भी मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 6,500 रुपए। 16 दिसंबर को इसके सौदे 50 रुपए गिरकर 6,450 रुपए रह गए। गुजरात की विसावदर मंडी में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 15 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 6,140 रुपए। 16 दिसंबर को इसमें 70 रुपए की तेजी आई और भाव 6,210 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में भी मूंगफली के कारोबार में तेजी का रुख रहा। यहां 15 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,815 रुपए। 16 दिसंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6,825 रुपए पर हुए। वही बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली के पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को जयपुर, सूरत, लखनऊ मंडी में प्याज के सौदे अच्छी खासी नरमी के साथ हुए, जब हाथरस मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहां 15 दिसंबर को प्याज का भाव था 4,000 रुपए। 16 दिसंबर को प्याज का भाव 400 रुपए गिरकर भाव 3,600 रुपए रह गया। गुजरात की सूरत मंडी में भी प्याज के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 15 दिसंबर को प्याज का भाव 100 रुपए लुढ़क कर 2,250 रुपए से 2,150 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। 15 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 3,100 रुपए। 16 दिसंबर को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 3,000 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही हाथरस मंडी में इस दौरान
प्याज के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 दिसंबर को प्याज का भाव था 2750। 16 दिसंबर को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 2770 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल प्याज की कुल पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। आंध्र प्रदेश में धान की कटाई कर सकते हैं। किसान मूंगफली की बुआई कर लें, वहीं उड़द की बुआई करें। उड़द के खेत में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही मूंग की बुआई करने में सही है। मूंग के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय बैंगन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मक्के की कटाई कर लें। किसान कपास की चुनाई करें। इसके अलावा कपास के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ हल्दी की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। कर्नाटक में गेहूं की बुआई करते रहें। यहीं ज्वार की बुआई करें। साथ ही चने की बुआई कर सकते हैं। अभी अरहर के खेत में सिंचाई कर लें। अरहर में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में अरहर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान आम के बागों से खरपतवार निकाल सकते हैं। कर्नाटक में कपास की चुनाई करें। इसके साथ ही मूंगफली के खेत का उचित रख रखाव करें। वहीं सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक डालें। इस समय अमरूद की तुड़ाई करें। अमरूद के बागों में सिंचाई करते रहें। कर्नाटक में गन्ने की कटाई कर लें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दर में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। टर्मिनल भवन व्यस्त घंटों के दौरान 1200 घरेलू यात्रियों और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत डायमंड बोर्स का भी उद्घाटन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र है। तेलंगाना में वायुसेना अकादमी में 212वें ऑफिसर्स कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परेड की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने स्नातक प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया। मध्य प्रदेश चुनाव में भारी हार के बाद कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने एमपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को पत्र लिखकर 13 दिसंबर को घटी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने लिखा कि घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है और उसकी रिपोर्ट को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली के गुलाबी बाग औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक नकली दवा उत्पाद फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू और कश्मीर के अखनूर गांव में सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना द्वारा कई मोर्टार शेल, LMG और SLR राउंड बरामद किए गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मार्च 2020 में शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना भारत के विनिर्माण क्षेत्र, रोजगार सृजन और निर्यात को बड़ा बढ़ावा देने में गेम चेंजर साबित हुई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में 9 अस्पताल बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा गुजरात में 17 नए दवाखाने भी खोले जाएंगे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।